नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 जून 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हायर जुडिशरी में रिफॉर्म्स से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट हब के डेवलपमेंट से संबंधित और तीसरा आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल यूज से संबंधित। तीनों आर्टिकल्स आज हम हिंदू से ही लेंगे। आज का हमारा एथिक्स का एग्जाम्पल है मंजुनाथ सन्मुगम। ये देखो IIM लखनऊ से पास आउट थे और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सेल्स ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, इनको पता लगा कि कुछ पेट्रोल पंप्स जो हैं वो ना अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, पेट्रोल में ना मिलावट कर रहे हैं। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में उन 2 पेट्रोल पंप्स को सील करने का आदेश दिया। बट बाद में इन्हें पता लगा कि फिर से पेट्रोल पंप ऑपरेट होने लगे हैं। इन्होंने सरप्राइज रेड की थी, पाया कि पेट्रोल पंप तो फिर से ऑपरेट होने लगे हैं, तो इन्होंने विरोध किया। बाद में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मतलब कल जो हमने डिस्कस किया था सत्येंद्र नाथ दुबे को करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाने के कारण उनका असैसिनेशन कर दिया गया, उसी प्रकार से मंजुनाथ सन्मुगम का भी कत्ल कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने करप्शन के अगेंस्ट आवाज उठाई थी। और देखो एक बात, इनको जब मारा गया ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इनको मारा गया 2005 में और सत्येंद्र दुबे उनकी हत्या की गई थी 2003 में। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-2 सालों का फ़र्क है। तो लोगों के जहन में ना ऑलरेडी गुस्सा था सत्येंद्र नाथ की हत्या की वजह से। जब इनकी हत्या की गई तो लोगों का गुस्सा और ज़्यादा भड़क पड़ा था उस समय। इन्होंने इंटीग्रिटी से अपना काम किया, इस वजह से जो इनके बैचमेट्स थे ना IIM लखनऊ के, उन्होंने इनके नाम पर एक ट्रस्ट भी इस्टेब्लिश किया जो करप्शन के खिलाफ काम करता है। काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट हैं ये, तो इनकी वीडियोस भी आपको मिलेंगी यूट्यूब पे। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले 2-3 घंटे पहले ये मेल आई। दीपक डांगी जो अपनी कम्युनिटी से हैं, इनकी इस बार रैंक आई 493। तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि देखो डिस्कशन में ना कभी कभी हमारी कम्युनिटी से जो लोग सिलेक्ट होते हैं ना, उनकी स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करो, ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट में, ताकि आपको भी एक मोटिवेशन आए कि हमारी कम्युनिटी से बाकी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अगला नंबर मेरा भी है। तो आप जब भी ये मेल सेंड करो ना, तो थोड़ा बहुत अपने बारे में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं फेलो एस्पायरेंट्स के साथ में आपकी जो स्टोरी है वो 2-3 मिनट में अच्छे से शेयर कर सकूँ। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया की हायर जुडिशरी में रिफॉर्म्स से संबंधित हैं। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अगर आप बिगनर नहीं हो तो आपको पता ही होगा, और बिगनर्स को मैं बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज की जो हाईएस्ट एज हो सकती है ना, वो हो सकती है 65। 65 एज पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के उस जज को रिटायर होना पड़ता है। लेकिन अभी कंटेक्स्ट ये है, सरकार विचार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो हाईएस्ट एज है 65 से बढ़ा के 67 कर दी जाए। समझ गए? जस्टिस यू ललित ये अगस्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे और इनके आने तक ये रिफॉर्म आ सकता है, अभी सिर्फ संभावना है। तो अगर आ गया तो जस्टिस यू ललित, इनका कार्यकाल सिर्फ 2 महीने का होना था, बट ये रिफॉर्म आ गया तो इनका कार्यकाल बढ़ के हो जाएगा 2 साल 2 महीने का। और जस्टिस चंद्रचूड़ जिनको नवंबर 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था, लेकिन चूंकि एज इंक्रीज हो जाएगी रिटायरमेंट की, 65 से बढ़ के 67 हो जाएगी, तो ये फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे नवंबर 2024 में। राइटर कहते हैं ये देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, लेकिन अगर सरकार को रिफॉर्म्स लाने ही है ना, तो और बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं हायर जुडिशरी में। जैसे देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, जो शायद आपके दिमाग में भी आया था, मेरे दिमाग में तो जरूर आया था। हाईकोर्ट में जहां देखो जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो है 62, और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की रिटायरमेंट एज अभी फिलहाल है 65। ऐसा क्यों? क्या हाई कोर्ट के जज जो हैं वो जल्दी बूढ़े होते हैं? जाहिर तौर पर देखो ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर जजेस की रिटायरमेंट एज हाई कोर्ट में कम क्यों है, 62 क्यों है, और सुप्रीम कोर्ट में अभी फिलहाल 65 क्यों है?
इसका देखो नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। क्या नेगेटिव इंपैक्ट क्या देखने को मिलता है? देखो, हाईकोर्ट के जज जब रिटायरमेंट के नज़दीक आते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एज होगी 61 ईयर्स 8 मंथ्स, 61 ईयर्स 10 मंथ्स, पता है रिटायरमेंट होने वाली है 2-3 महीने में, तो उस समय ना वो एग्जीक्यूटिव को खुश करने की कोशिश करते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर जजेस हैं ना उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका ना एलिवेशन हो जाए, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट में आ गए, वहां तो रिटायरमेंट एज 65 है ना, लेकिन हाई कोर्ट में 62 है। तो हाई कोर्ट के सीनियर जज ऐसी कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे करके उनका सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो जाए और वो 3 और साल तक काम कर सके सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर। बट मान लीजिए हाई कोर्ट में भी रिटायरमेंट एज 65 होती है, तो फिर हाई कोर्ट के जो सीनियर जज है ना उनको पता है जब हम रिटायर होंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी रिटायरमेंट वही है और यहां भी रिटायरमेंट वही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए ना ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे, ना तो वो कोलिजियम में जो जज हैं उनको खुश करने की कोशिश करेंगे, उस हिसाब से जजमेंट देंगे, और ना ही वो सरकार को किसी प्रकार से खुश करने की कोशिश करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद वो किसी कमेटी में आ जाएं। समझ गए? आपको याद होगा एक आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था और इसमें भी वो पॉइंट दिया हुआ है। पास्ट में देखो कुछ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसे थे, उनको जब सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया ना तो उन्होंने मना कर दिया। एमसी चागला और पीवी राजमन्नार, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं भैया, हम अपनी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर ही ठीक काम कर रहे हैं, हमें नहीं जाना सुप्रीम कोर्ट में। बट देखो इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने ना अपने हाथों में पावर्स काफी कॉन्सेंट्रेट कर ली। पहले ना हाई कोर्ट्स की जो वैल्यू थी ना वो सुप्रीम कोर्ट के बराबर नहीं तो बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ करती थी। हाई कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट से भी पुरानी हैं कई हमारे देश में, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, ये तो ब्रिटिश काल से चली आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्माण तो बाद में हुआ, लेकिन समय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अपने हाथों में ज्यादा पावर इकट्ठा करती गई और हाई कोर्ट्स की जो पावर है वो कम होती गई। वैसे भी राइटर बोलते हैं देखो 62 जो रिटायरमेंट एज है ना वो काफी कम है। जैसे दूसरे प्रोफेशंस में आप देखते हो, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 60s में मैन हो वुमेन हो काफी अच्छे से काम करते हैं, तो उसी प्रकार से 60s में जजेस भी काफी अच्छे से काम कर सकते हैं। इसके बाद पॉइंट आता है कि सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजेस रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं। देखो 3 कैटेगरी के जज होते हैं। पहली वो कैटेगरी जो पब्लिक सर्विस में लग जाते हैं, कोई एनजीओ वगैरह में लग गए, ये तो सबसे बढ़िया है। दूसरा, कुछ जज ऐसे होते हैं जो सरकार के लिए अवेलेबल रहते हैं कि सरकार कोई कमेटी गठित करती है तो हम उस कमेटी में काम करने के लिए तैयार हैं। आप देखते हो कई बार सरकार फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करती है, या फिर दूसरी अपॉइंटमेंट्स भी मान लीजिए किसी ट्रिब्यूनल में, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में अपॉइंटमेंट कर दी, और काफ़ी सारी ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें अपॉइंटमेंट कर दी, जैसे लोकपाल हैं। तीसरी कैटेगरी कौन से जजेस की है? तीसरी कैटेगरी में वो जज आते हैं जो आर्बिट्रेशन का काम करने लगते हैं। आर्बिट्रेशन क्या है? ये देखो जुडिशियल मैकेनिज्म से बाहर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेडरेसल का मैकेनिज्म है, एडीआर। जैसे 2 प्राइवेट पार्टीज हैं ए बी, ये कोर्ट में नहीं जाना चाहती, बाहर ही अपने डिस्प्यूट को सोल्व करवाना चाहती हैं, तो इसके लिए आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म होता है। और सुप्रीम कोर्ट का कोई जज रिटायरमेंट होके जब आर्बिट्रेशन कोर्ट को ज्वाइन कर लेता है ना प्राइवेटली, तो इसके लिए उन्हें ना बहुत इनकम हासिल होती है। 1 साल में इतनी इनकम हासिल हो जाती है, इतना तो उन्होंने अपने पूरे जुडिशियल करियर में नहीं बनाई होगी। तो ये 3 कैटेगरी के जजेस हैं। राइटर कहते हैं, राइटर एक चीज सजेस्ट करते हैं कि आप एक काम कर दो। क्या कर दो? आप ना रिटायरमेंट के बाद मतलब एक कैडर बना दो, कैडर ऑफ पब्लिक सर्विस फॉर रिटायर्ड जजेस। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो रहा है ना, उसको इस कैडर में डाल दिया जाए। नाम क्या होगा कैडर का? कैडर ऑफ पब्लिक सर्विस फॉर रिटायर्ड जजेस। अब देखो सरकार को कोई भी अपॉइंटमेंट करनी है जहां पे मतलब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को लगाया जा सकता है, फॉर एग्जांपल लोकपाल है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, कोई स्टैट्यूटरी पोस्ट है, कोई कमेटी गठित करनी है, तो इस कार्डर से सरकार जो है वो रिटायर्ड जजेस को उठा सकती है। और इस कैडर में जो भी जजेस है ना रिटायरमेंट के बाद इस कैडर में जो आते हैं,
उनको ना पे और दूसरी फैसिलिटीज मिलती रहें, पूरा जीवन मिलती रहें, जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती है। लेकिन फिर सरकार उनका यूज करे प्रॉपर। ऐसा नहीं सरकार मतलब वैसे ही सैलरी देती रहे। अगर जो जजेस इस काडर में है ना, सरकार फिर उनका भरपूर यूज करे। उन्हें इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है, इतने बड़े बड़े मामले उन्होंने अपने जीवन काल में देखे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत काम का है। अब ये सरकार को तय करना है सरकार उन जजेस का एक्सपीरियंस कैसे यूज करती है। लेकिन फिर देखो, अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद इस काडर में आता है ना, तो फिर उनको प्राइवेट काम ना करने दिया जाए रिटायरमेंट के बाद, यानी आर्बिट्रेशन का काम उन्हें रिटायरमेंट के बाद ना करने दिया जाए। समझ गए? अब देखो, बहुत से जज होंगे जो बोलेंगे हमें तो आर्बिट्रेशन ही करना है भैया, हमें तो पैसा कमाना है। तो फिर राइटर बोलते हैं ऐसे जजेस को ना फिर कोलिजियम में जगह ना मिले। कोलिजियम जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, तो फिर ऐसे जज को ना कोलिजियम में स्थान ना मिले। वैसे मुझे एक पॉइंट ये नहीं समझ में आया कि कोई कोलिजियम में तो 65 से पहले रहेगा ना। मान लीजिए अभी कोई जज है जिसकी एज है 64 ईयर्स, अभी वो मान लीजिए कोलिजियम में है। कोलिजियम डिसाइड करता है हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में कौन से जज जो हैं वो अपॉइंट होंगे। लेकिन अभी कोई कोलिजियम में रह गया, रिटायरमेंट के बाद उसने आर्बिट्रेशन कर लिया, तो फिर सरकार क्या उखाड़ लेगी? सरकार क्या कर लेगी? सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती है कि जजेस से ना एफिडेविट ले ले या फिर कुछ इस प्रकार का एग्रीमेंट कर ले कि वो जज जो रिटायरमेंट के बाद उस काडर को ज्वाइन करेंगे जो पब्लिक सर्विस के लिए है, तो फिर वो कोलिजियम में आए, अदरवाइज ना आए। लेकिन ये एफिडेविट वाला सिस्टम कितना कारगर होगा नहीं पता इस चीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट राइटर ये देते हैं, अभी देखो ये प्रोविजन है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। बट देखो, ऐसा संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। यह सिस्टम चला आ रहा है 1993 के बाद, सेकंड जज के केस के बाद। आर्टिकल 124 में तो सिंपल इतना लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में हर एक जज को अपॉइंट करेंगे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हर एक जज काम करता रहेगा जब तक उसकी एज जो है, उनकी एज जो है 65 नहीं हो जाती। सिर्फ इतना लिखा हुआ है। तो सेकंड जज केस 1993 के बाद यह सिस्टम चला आ रहा है कि सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। इंदिरा गांधी पर तो आरोप भी लगता है कि उन्होंने अपने फेवरेट जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनवाया और जिनकी बारी थी उनका नंबर हटा दिया। तो राइटर सजेस्ट करते हैं एक नया प्रोविजन ये हो सकता है। अभी देखो, सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बन सकता है? या तो देखो कोई हाई कोर्ट का जज हो या फिर एडवोकेट हो, कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, ये सब बन सकते हैं। बट क्यों ना ऐसा प्रोविजन कर दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है ना, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। मतलब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कोई मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो गए, तो उन्हीं को मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सीधा फिर अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाए। ऐसा प्रोविजन भी होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ना सिर्फ हाई कोर्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए जो ऑप्शंस हैं वो भी इंक्रीज होंगे। लास्ट में राइटर कहते हैं, देखो जो कुछ मैंने बोला है ना, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आउट ऑफ बॉक्स आइडिया लेके आया हूं आउटर स्पेस से, नहीं। ये सब चीजें दूसरे देशों में अभी फिलहाल हो रही हैं। जैसे यूएस का एग्जांपल दिया जाता है। यूएस में जो 17 चीफ जस्टिस रहे हैं ना, उसमें से 5 सिर्फ ऐसे हैं जो पहले एसोसिएट जस्टिस के तौर पे काम कर रहे थे। बाकी तो देखो कोर्ट में फ्रेश आए और चीफ जस्टिस बन गए। तो इंडिया में भी ये सिस्टम अपनाया जा सकता है, अच्छा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हायर जुडिशरी में रिफॉर्म्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हब एयरपोर्ट के कंसेप्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बेसिक्स पहले डिस्कस करेंगे ताकि आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आए। आप अगर दिल्ली में आए हो तो आपने ना आप राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर जरूर आए होंगे। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर आप
मेट्रो लाइन को चेंज कर सकते हो, येलो लाइन से ब्लू लाइन में आ सकते हो, समझ गए। लेकिन आप में से बहुत से लोग दिल्ली में नहीं आए होंगे, तो ये एग्जाम्पल मैं नहीं डिस्कस करूंगा। आपने देखो ये देखा होगा, बहुत से रेलवे स्टेशन ना जंक्शन होते हैं। जंक्शन मतलब उस रेलवे स्टेशन ने ना, रेलवे स्टेशन से अलग अलग डायरेक्शन में लाइंस निकलती हैं। जैसे नई दिल्ली मान लो, ये तो बड़ा स्टेशन है, अलग अलग डायरेक्शन में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रेलवे लाइंस निकलती हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे जंक्शंस आपने देखे होंगे। तो वो क्या है, ये जो जंक्शंस होते हैं ना, हब का काम करते हैं। और अलग अलग डायरेक्शन में जो ये रेलवे लाइन निकलती है ना, ये स्पोक है। जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, बीच में केंद्र बिंदु होता है और स्पोक्स होते हैं। सारे जो स्पोक्स हैं बीच में हब की तरफ आते हैं। इस ना हब एंड स्पोक मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है कनेक्टिविटी को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। जैसे मान लीजिए, अब रियल एग्जांपल पर आते हैं। ये दिल्ली एयरपोर्ट है। अब दिल्ली एयरपोर्ट कनेक्टेड है चंडीगढ़ से, अमृतसर, जयपुर, आसपास जहां जहां पर भी एयरपोर्ट है ना, छोटा मोटा, कानपुर, सबसे कनेक्टेड है दिल्ली। उसके बाद यहां पे एक और एयरपोर्ट है मुंबई का। मुंबई भी आसपास के सभी सिटीज से अच्छे से कनेक्टेड है। जैसे नागपुर, पुणे, पुणे तो अपने आप में ही बड़ा है। एग्जाम्पल समझ गए ना, ABCD मान लीजिए। तो मुंबई और दिल्ली यहां पर क्या है, हब हैं। और ये क्या है, दिल्ली के आसपास की सिटीज, ये स्पोक्स हैं। अब मान लीजिए किसी को A से J पर जाना है, तो वो पहले दिल्ली आएगा, दिल्ली से J पर जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अमृतसर से कानपुर के बीच में फ्लाइट नहीं है, अमृतसर से वो दिल्ली में आएगा और दिल्ली से कानपुर की फ्लाइट लेके चला जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए किसी को जाना है अमृतसर से नागपुर में, अमृतसर से नागपुर की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, लेकिन बीच में ना ये हब्स हैं। अमृतसर से दिल्ली की बहुत सारी फ्लाइट्स हैं, तो कोई पर्सन पहले अमृतसर से दिल्ली में आएगा, दिल्ली से मुंबई की बहुत सारी फ्लाइट्स हैं, रेगुलर फ्लाइट्स हैं, समय समय पर हैं, तो वो मुंबई पर आएगा और मुंबई से फिर वो आसानी से नागपुर में चला जाएगा। तो ये देखो तरीका कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, यूनिक तरीका है। आज के समय भी इसे एयरलाइंस फॉलो करती हैं। लेकिन दिक्कत यह है ना, कैपेसिटी एयरपोर्ट्स की बहुत कम है हब बनने के लिए। अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूं। त्रिवेंद्रम से दिल्ली की फ्लाइट थी, और देखो फ्लाइट तो अपने जिस टाइम पर पहुंचना था दिल्ली में उस टाइम पर पहुंच गई, लेकिन जो पायलट है ना, आधे घंटे तक नीचे प्लेन ही नहीं उतार सका। मतलब इतनी ज्यादा भीड़ रहती है दिल्ली एयरपोर्ट पर कि कई बार तो ऐसा होता है कि पायलट को ना एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद ऊपर बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। आपके मन में आया होगा क्यों? क्योंकि देखो लैंड करवाने के लिए ना जगह ही नहीं है, लगातार प्लेन्स में लाइन में लग रहे हैं, एक के बाद एक लैंडिंग होती जा रही है, नंबर लगता जा रहा है, और बाकी जो प्लेन क्या कर रहे हैं, ऊपर हवा में चक्कर लगाते रहते हैं, अपना इंतजार करते रहते हैं लैंड करवाने के लिए। आप और इवन टेक ऑफ के दौरान भी यही चीज देखने को मिलती है। लगातार 10 प्लेन लाइन में लगे हुए हैं और एक एक करके जो प्लेन है वो टेक ऑफ करते जा रहे हैं। इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। तो राइटर ये कहना चाहते हैं, अब वैसे आप मतलब समझ गए ना हब एयरपोर्ट का। हब एयरपोर्ट, अब टेक्निकल डेफिनेशन आपको दूं कि वो एयरपोर्ट होता है जिसे एयरपोर्ट के द्वारा या फिर इवन एयरलाइन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है पैसेंजर को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एयरपोर्ट एयर इंडिया का हब है, तो एयर इंडिया क्या करेगी, अपनी आसपास की सिटीज से ना पैसेंजर को यहां पे लाके खड़ा कर देगी और यहां से फिर कनेक्टिंग फ्लाइट्स में जोड़ देगी। इससे क्या होगा, एयरपोर्ट को भी फायदा होगा, एयरलाइंस को भी फायदा होगा, पैसेंजर को भी फायदा होगा। कैसे? एयरलाइन को कैसे फायदा होगा? जाहिर तौर पर देखो एयरलाइंस की ज्यादा टिकट बिकेंगी और कनेक्टिविटी और ज्यादा इंप्रूव होगी हमारे देश में। दूसरा, एयरपोर्ट को इस प्रकार से फायदा होगा, अगर देखो पैसेंजर ज्यादा आएंगे एयरपोर्ट पे और फ्लाइट्स ज्यादा आएंगी तो उन्हें तो फायदा होगा ही ना। पार्किंग स्लॉट्स के पैसे लेती हैं एयरपोर्ट जो है एयरलाइन से, और फ्यूल वगैरह वहां भरवाएंगी एयरलाइन से अपने प्लेन में, तो उसके पैसे उन्हें मिलेंगे और पैसेंजर कुछ ना कुछ खरीदेंगे, उसका उन्हें फायदा होगा। बहुत फायदा होता है एयरपोर्ट को अगर पैसेंजर ट्रैफिक इंक्रीज होता है तो। और कंज्यूमर्स को कैसे फायदा होगा, वही बात जो एयरलाइन के साथ है।
उनके लिए आना जाना आसान हो जाएगा। पहले क्या हुआ करता था, पैसेंजर को कई बार तो रात को रुकना पड़ता था, क्योंकि उसने टिकट बुक करवाई और अगली जो फ्लाइट है जहां उसे जाना है उसके बीच में 12 घंटे का डिफरेंस है। लेकिन हब के तौर पे अगर एयरलाइंस ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी तो बड़ी सिटीज़ के बीच में तो कनेक्टिंग फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा होंगे ना, तो फिर उसका एक स्थान से दूसरे स्थान जाना बहुत आसान हो जाएगा, उसे रात को ओवरस्टे नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो शुरू शुरू में तो जब फ्लाइट्स चली थी ना, तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन सिटी का कंसेप्ट हुआ करता था, कि मतलब डायरेक्ट, जैसे दिल्ली से मुंबई है तो दिल्ली से मुंबई है, और कोई सोचता भी नहीं था पैसेंजर, ना ही एयरलाइन सोचती थी कि मुंबई से चेंज कर लेंगे तुरंत की तुरंत और वहां पहुंच जाएंगे जहां जाना है, क्योंकि उस समय इतनी कनेक्टिविटी भी नहीं हुआ करती थी। सीधा ओरिजिन और डेस्टिनेशन का कंसेप्ट हुआ करता था। इसीलिए तो ये हुआ करता था, दिल्ली में जैसे फ्लाइट पकड़ने की अलग जगह है और फ्लाइट जहां लैंड करेगी वो जगह 6-7 किलोमीटर दूर है, समझ रहे हो? यानी फ्लाइट लैंड ऑफ की अलग जगह हुआ करती थी, टेक ऑफ की अलग जगह हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे स्पेस को यूटिलाइजेशन करना सीख गया इंसान। अब एक ही एयरपोर्ट पर लैंड भी हो जाती है, एक ही टर्मिनल पर फ्लाइट, और एक ही जगह पर टेक ऑफ भी हो जाती है। फ्लोर अलग अलग होते हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर पर लैंड करेगी और जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पे टेक ऑफ होगी, या फिर उल्टा मान लीजिए। समझ गए? टेक्निकलिटी में मैं नहीं जा रहा हूं, एसेंस आप समझ लीजिए। और अब बहुत सारे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं ना, एक कदम बल्कि आगे बढ़ चुके हैं, वो एयरपोर्ट हब के रूप में इस्टेब्लिश हो चुके हैं। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, लंदन जो एयरपोर्ट है ना, इसको ब्रिटिश एयरवेज के द्वारा यूज किया जाता है हब के तौर पर। यानी ब्रिटिश एयरवेज अलग अलग एयरपोर्ट से पैसेंजर लाती है, इस एयरपोर्ट पर इकट्ठा करती है, और यहां से फिर जो पैसेंजर हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं जहां पे उन्हें जाना है। उसी प्रकार से अटलांटा को डेल्टा एयरलाइंस हब के तौर पे इस्तेमाल करती है, डालास को अमेरिकन एयरलाइंस हब के तौर पे इस्तेमाल करती है। एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया में ये अभी तक कंसेप्ट अच्छे से आया नहीं है, लेकिन इंडिया में स्कोप काफी ज्यादा है। राइटर तीनों चीजें बताते हैं, क्या स्कोप है और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या रुकावटें हैं। स्कोप तो देखो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इंडिया में जो एविएशन सेक्टर है ना, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। लोगों ने सोचा था कि कोविड-19 की महामारी आने के बाद एविएशन सेक्टर इतना जल्दी ग्रो नहीं करेगा, लेकिन लोगों का ट्रस्ट हमारे देश में अब इंप्रूव हो गया है एयरलाइंस के ऊपर, मतलब एयर यात्रा के ऊपर। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग अब फ्लाइट्स की यात्रा करने लगे हैं, और सस्ता भी है, टाइम सेविंग भी है। देखो पहले लोग दिल्ली से जैसे चेन्नई जाते थे, 24 घंटे से ज्यादा लग जाता है, लेकिन अब दिल्ली से चेन्नई जाना हो 2.5 घंटे में कोई भी पहुंच सकता है। और अगर टाइमली फ्लाइट की टिकट बुक करवाई हो तो इतना डिफरेंस भी नहीं आता, बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर नहीं आता है। उस पर भी डिपेंड करता है कि आप ट्रेन में किस में यात्रा कर रहे हैं, जनरल क्लास में यात्रा कर रहे हैं या फिर टियर 1 AC3 AC2 उसमें। समझ गए ना? मेरे से ज्यादा ही समझदार हो आप। तो देखो बात यह है, स्कोप काफी ज्यादा है हमारा ना, इतना बड़ा डायस्पोरा वर्ल्ड में रहता है, वो इंडिया में आता है जाता है। टोटल डायस्पोरा का साइज इंडिया का बहुत बड़ा है, कितना है? 18 मिलियन के आसपास। और इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, वो भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। एविएशन मार्केट के मामले में इंडिया भी तीसरे नंबर पे है, चाइना और यूएसए के बाद। ये सारी ना अपॉर्चुनिटीज हैं, मतलब स्कोप बहुत ज्यादा है। लेकिन देखो रुकावटें भी हैं। रुकावटें क्या हैं? एक तो सबसे बड़ी रुकावट हमने डिस्कस की ही, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को मना करता है कि आप इस लैंड को ना दूसरी नॉन एरोनॉटिकल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बहुत सी नॉन एरोनॉटिकल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे प्राइवेट एयरपोर्ट बना दिया मान लीजिए, उसके लिए अगर एयरपोर्ट ऑपरेटर इस्तेमाल करे ना अपने हिसाब से तो उनको बहुत फायदा हो उस लैंड का, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मना करता है। नेक्स्ट रुकावट ये है, अभी ना एक कंपटीशन चल रहा है हमारे देश में विभिन्न एयरलाइंस के बीच में। फेयर बहुत कम है, कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि ATF जो है ना एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसका रेट काफी ज्यादा है। मैं तो यूं बोलूंगा यार, फेयर ना बढ़ाया जाए, मतलब आप भी यही बोलोगे, सारे लोग यही बोलेंगे, फेयर कम ही रखा जाए। लेकिन सरकार अपनी तरफ से कुछ ऐसा कर दे, जैसे एविएशन टर्बाइन फ्यूल बहुत महंगा है, इसको GST में ले आए तो टैक्स कम लगेगा, इसकी जो कीमत है वो कम हो जाएगी। फिर जो एयरलाइंस हैं वो फ्लाइट का रेट नहीं बढ़ाएंगी, फेयर नहीं बढ़ाएंगी, लेकिन उन पे कॉस्ट भी कम हो जाएंगी। तो मतलब सरकार को कुछ ना रियायतें देनी चाहिए एयरलाइंस को, ताकि लो फेयर ही रहे
बट ऐसा भी ना हो कि वो घाटे में ही चले जाएं बहुत ज़्यादा, फिर तो आज नहीं तो कल फिर एयरलाइंस बंद हो जाएंगी। जैसा जियो में हुआ वैसा ही वहाँ पे हो जाएगा फिर एविएशन सेक्टर में भी। इंडिया में ना अभी नेक्स्ट रुकावट ये है, नेक्स्ट चैलेंज ये है, इंडिया में अभी ना 34 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, लेकिन छोटे छोटे जो एयरपोर्ट्स हैं ना उनमें ट्रैफिक बहुत कम है। तो ये कुछ रुकावटें हैं जिनकी हमने बात की। अब फाइनली बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। अपॉर्चुनिटीज देखो ये हैं, एयरपोर्ट्स को ना बाकी जो ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज हैं ना उनसे भी अच्छे से कनेक्ट किया जाए, जैसे रेल से, रोड से। अभी ना बहुत बार ऐसा होता है कि एयरपोर्ट पे आके, जैसे मान लीजिए आपकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड की, तो आपको ना अपने घर आने के लिए कोई अच्छा सोर्स नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपको मेट्रो में आना है तो बड़ी दिक्कत होती है। एयरपोर्ट मेट्रो है तो सही, पहली बात वो हर जगह नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी भी उसकी जो एयरपोर्ट मेट्रो है ना, एयरपोर्ट मेट्रो वाली लाइन की कनेक्टिविटी बाकी लाइंस के साथ उतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी घूम के जाना पड़ता है। तो ये सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जो एयरपोर्ट्स है ना बाकी ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज से भी अच्छे से कनेक्टेड हों। इसके अलावा जो एस्पायरिंग हब एयरपोर्ट्स हैं वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के एयरपोर्ट्स के साथ पार्टनरशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि पैसेंजर्स की मूवमेंट को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया जा सके। एयरपोर्ट्स अपना रेवेन्यू बेस जो है ना वो इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कार्गो को हैंडल करके एयरक्राफ्ट एमआरओ और एफबीओ। एमआरओ और एफबीओ क्या है? एमआरओ का मतलब होता है मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशंस। एफबीओ का फिक्स्ड बेस्ड ऑपरेटर। फिक्स्ड बेस्ड ऑपरेटर मतलब मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी है, उसको एयरपोर्ट ने राइट दे दिया कि यहाँ पे आप फ्यूलिंग वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हो कि जिस एयरलाइन को, प्लेन को अपना फ्यूल भरवाना है प्लेन में वो भरवा सके। और एमआरओ मतलब एयरप्लेन में कोई खराबी वगैरह आ जाती है तो उससे संबंधित सर्विसेज, मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशंस। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एविएशन सेक्टर से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नेगेटिव इंपैक्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। जब देखो मशीन जो है वो इंसान की तरह सोचने लगती है तो फिर उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल है हमारे जीवन में अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोविड-19 के दौरान हमने देखा वैक्सीन का निर्माण हुआ, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से जल्दी से सॉर्ट आउट किया जा सका, एनालाइज किया जा सका। जहां देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे फायदे हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, देखो मशीन को इंटेलिजेंस कैसे प्रोवाइड की जाती है, डेटा देके मशीन को ना एक पैटर्न समझाया जाता है, ऐसा हो तो ऐसा एक्ट करना है, ऐसा हो तो ऐसा सोचना है। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब बहुत सारा डेटा फीड किया जाता है मशीन में, क्योंकि कोई भी एल्गोरिथम जब काम करेगा वो डेटा पे ही तो काम करेगा ना। बट देखो आपने जब मशीन को सिखाया उस समय ही आपने गलत डेटा दे दिया तो फिर मशीन उसी डेटा के हिसाब से सीखी है और उसी डेटा के हिसाब से एक्ट करेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोविड-19 की वैक्सीन का निर्माण जब हुआ तो उस समय ना अलग अलग जो डेटा था वो सिर्फ मान लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज का था, यूरोप के लोगों का था। तो अब ना सिर्फ यूरोप के लोगों पर मान लीजिए क्लिनिकल ट्रायल हुए, बाकी लोगों पर वैक्सीन कैसे काम करेगी वो डेटा था ही नहीं, क्योंकि यूरोप के अलावा जैसे इंडिया से, चाइना से, अफ्रीका से बहुत कम लोग थे उस डेटा सेट में। तो फिर वैक्सीन ना अजीबोगरीब ढंग से भी काम कर सकती है यूरोप के अलावा बाकी देशों के लोगों पर। तो डेटा ठीक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मास सर्विलियंस के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। मतलब मान लीजिए अपराधी पकड़ना हो, कोई सस्पेक्ट हो तो मास सर्विलियंस का इस्तेमाल किया गया। बहुत बार ऐसा होता है कि गलत पर्सन को पकड़ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो जिस डेटा सेट की सहायता से मास सर्विलियंस का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था ना, उस डेटा में ही खामियां थी। उस डेटा में ब्लैक्स और खास करके ब्लैक्स वुमन इनकी संख्या ज्यादा थी। तो सॉफ्टवेयर अब उसी गलत डेटा के हिसाब से सीखा है तो वो प्रिजुडाइज होकर काम करता है, वो गलत सस्पेक्ट पकड़ लेता है। ज्यादातर समय वो मास सर्विलियंस का सॉफ्टवेयर सोचता है ब्लैक है तो मतलब सस्पेक्ट होने की चांसेस ज्यादा हैं। समझ रहे हो पॉइंट ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के देखो नेगेटिव इंपैक्ट काफी ज्यादा है। इसलिए अब समय आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एथिकली यूज करें।
इंडिया में देखो नीति आयोग का डॉक्यूमेंट आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित 2018 में, नेशनल स्ट्रेटजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें कहा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडियन सिटीजन्स के द्वारा यूज किया जाएगा, मतलब सरकार ऐसा प्रोग्राम करेगी, ऐसा प्रोविजन करेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सके अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, समझ गए, और इससे इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो। देखो ये सब सही है, बट वही बात की समय ये आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना एथिकली इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहली चीज़ तो वो लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जहाँ पे रिसर्च हो रही है, वहाँ पे ना कुछ सेक्शंस की बहुत ज़्यादा कमी है। फॉर एग्जांपल ब्लैक्स की, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन जो है, माइनॉरिटीज़ जो है, कई सेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। तो ये सरकारों के हाथ में है कि सरकारें कॉर्पोरेट ग्रुप्स को बोलें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहाँ जहाँ पे रोल है ना, यूज कैसे किया जाए, वहां पे रिप्रेजेंटेशन सभी सेक्शंस की हो। नेक्स्ट ये भी देखा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसका इंसान की इमोशनल स्टेबिलिटी पर ज्यादा नेगेटिव असर ना पड़े। यह भी देखा जाए कि इसका चिल्ड्रन और यंग पीपल पर साइकोलॉजिकल और कोग्निटिव इंपैक्ट नेगेटिव ना पड़े, मतलब ऐसा ना हो कि बच्चों की और यंग लोगों की जो समझने की जो शक्ति है ना, उस पर असर पड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। राइटर तो काफ़ी रेडिकल आइडिया भी देते हैं। वो बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मास सर्विलियंस पर्पजेस के लिए तो इस्तेमाल किया ही ना जाए। लास्ट में राइटर यूनेस्को का जिक्र करते हैं। यूनेस्को ने ना पिछले साल नवंबर में एक एग्रीमेंट साइन किया था, मतलब यूनेस्को के मेंबर कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड बी डिजाइंड एंड यूज्ड बाय गवर्नमेंट एंड टेक कंपनीज। यूनेस्को ने रिकमेंडेशन दी थी ऑन द एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2 साल लग गए इन रिकमेंडेशंस को देने में, और इसमें बहुत सारे लोगों के साथ में कंसल्टेशन की गई, अलग अलग सोशल ग्रुप से। मतलब ये है इन गाइडलाइंस को लाने का कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एथिकली इस्तेमाल किया जाए। जैसे फिनलैंड एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिनलैंड ने अपनी जो स्ट्रेटेजी जारी की है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसमें इन्होंने यूनेस्को की गाइडलाइंस का ख्याल रखा है, तो बाकी देशों को भी ये मॉडल फॉलो करना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एथिकल यूज से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।